नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को लेकर कहा है कि वो निरर्थक और पहले ही खारिज किए जा चुके प्रस्तावों को बार बार भेजने के बजाय अगर कोई ठोस प्रस्ताव भेजेंगे तो बातचीत करेंगे। किसानों ने कहा है कि सरकार इस मामले में गंभीर नहीं लगती है और मामले को लंबा खींचना चाहती है। किसानों ने एक बार फिर कहा कि वो संशोधन को मंजूर नहीं करने वाले हैं, बल्कि कानूनों को रद्द करवाकर ही मानेंगे। किसान आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कृषि कानूनों में काला क्या है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग किसानों को भड़का और गुमराह कर रहे हैं। अब तक कोई भी इस कानून में काला क्या है इसकी व्याख्या नहीं कर सका है। सिर्फ कृषि कानून के नाम पर किसानों को आंदोलन के लिए भड़काया जा रहा है। बता दें, इससे पहले केंद्र सरकार के मंत्री पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, राव साहेब दानवे, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जैसे नेता किसान आंदोलन के पीछे माओवादी टुकड़े टुकड़े गैंग और यहां तक कि चीन और पाकिस्तान को भी बता चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर किसानों को किसान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार किसानों के साथ पूरी संवेदनशीलता से बातचीत कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही किसान आंदोलन वापस लेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी किसानों का किसी सूरत में अहित नहीं होने देंगे। जम्मू और कश्मीर के जिला विकास परिषद की 280 सीटों के लिए हुए चुनाव में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले 7 पार्टियों के गुपकर गठबंधन को सबसे ज्यादा 110 से अधिक सीटों पर जीत मिलती दिख रही है, जबकि 75 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। बीजेपी ने पहली बार कश्मीर घाटी की 3 सीटों पर भी जीत हासिल की है। हालांकि जम्मू में बीजेपी को झटका लगा है, उसको उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली हैं। हिंदू बहुल इलाके जम्मू की 140 सीटों में से बीजेपी को 71 से 72 सीटें मिल रही हैं। जम्मू और कश्मीर में पहली बार डीडीसी चुनाव हुए हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से पहले जम्मू और कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली नहीं थी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते महीने जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में संशोधन के लिए अपनी सहमति दे दी थी। अब इन चुनाव के जरिए जम्मू क्षेत्र के 10 और कश्मीर घाटी के 10 समेत कुल 20 जिलों में डीडीसी का गठन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैं बीजेपी से कहना चाहती हूं कि वो मुझसे राजनीतिक तरीकों से लड़ें, एनआईए, ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल से नहीं। लोकतंत्र लोगों के मूल अधिकारों के बारे में होता है। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने डीडीसी चुनाव में जीत को लेकर कहा है कि बीजेपी को जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप जितनी भी साजिश कर लें, हमको मर मिटाने में कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कितना भी झूठ फैला ले, उसका झूठ एक ना एक दिन उजागर होगा। गुपकार गठबंधन पर बीजेपी ने हमला करते हुए कहा है कि चुनाव परिणाम बताते हैं कि गुपकार ने अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। बीजेपी ने कहा है कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने पीडीपी और कांग्रेस से अधिक वोट पाए हैं। इसके अलावा बीजेपी ने चुनाव परिणामों को अपनी जीत बताते हुए कहा है कि उसको सबसे अधिक वोट मिले हैं। फिरोजशाह कोटला मैदान पर दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी डीडीसीए के दिवंगत अध्यक्ष अरुण जेटली की प्रतिमा लगाने के फैसले से खफा स्पिनर बेचन सिंह बेदी ने क्रिकेट संघ से उनका नाम दर्शक दीर्घा से हटाने के लिए कहा है। उनके नाम पर स्टैंड 2017 में बनाई गई थी। इसके विरोध में डीडीसीए से भी इस्तीफा दे दिया है। एक टीवी चैनल से बातचीत में बेदी ने कहा कि मेरे ज़मीर ने जो कहा मैंने कर दिया। एक क्रिकेट ग्राउंड में एक नेता का बुत बनाना शोभा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बुत लगाने से रोक नहीं रहा हूं, मेरा कहना है कि मेरा नाम बस वहां से हटा दीजिए। आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने कहा यह तब हुआ जब बीजेपी के कार्यकर्ता पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी के ऑफिस के बाहर से जा रहे थे। ये शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। शुभेंदु हाल ही में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे। कर्नाटक सरकार ने राज्य में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, जो रात 10 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने घोषणा की है ये नाइट कर्फ्यू 2 जनवरी तक जारी रहेगा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा ये नाइट कर्फ्यू ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से बचाव और नियंत्रण के लिए लाया गया है। यूएई की सर्वोच्च इस्लामिक निकाय द यूएई फतवा काउंसिल ने कोरोना वायरस की वैक्सीन में पोर्क यानी सुअर के मांस के जिलेटिन का इस्तेमाल होने के बावजूद इसे मुसलमानों के लिए जायज़ बताया है। निकाय के अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला बिन बिहा ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ टीकों के सिवाय अगर कोई विकल्प नहीं है तो इसे इस्लाम के तहत जो पाबंदियां हैं उनसे अलग रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता इंसानी जिंदगी की हिफाजत है।
निकाय का कहना है कि इस संबंध में पोर्क जिलेटिन को दवा के रूप में मान्यता दी जा रही है, न कि भोजन के तौर पर। भारत में एक दिन में करीब 24,000 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 333 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,99,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,46,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,89,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।